गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ धर्म सिंह। और बच्चों, जो मैं आज टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है इकोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इकोलॉजी, जैसा कि इकोलॉजी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे बच्चों। ये जो है हमारे एनसीईआरटी का ये जो है यूनिट 10 10वें यूनिट में मेंशन है इकोलॉजी के विषय में। और इसमें जैसा कि हम आपको बता दें जानकारी के लिए, पिछले साल 2022 में यहाँ से अबाउट 12 क्वेश्चन आए थे। 12 क्वेश्चन आए थे। और इस 12 क्वेश्चन में पूरे इकोलॉजी यूनिट की बात हम कर रहे हैं, पूरे इकोलॉजी यूनिट की। इस यूनिट से 12 क्वेश्चन आए थे। इसमें 4 चैप्टर है। इस यूनिट में कुल 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर, जिसमें कि जो 13 चैप्टर है, उस 13 चैप्टर में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसी को हम लोगों को आज पढ़ना है, डिस्कस करना है। इससे पिछले बार जो है 4 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन। बाकी से भी 3 या 4 क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो मिला जुला करके ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसी के विषय में हम लोगों को डिस्कस करना है, इकोलॉजी। चलिए हम लोग आज बात करेंगे इकोलॉजी के विषय में। और उसमें जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ठीक है। तो बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है इकोलॉजी और इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, इकोलॉजी को हम लोग समझेंगे ये क्या होता है। इकोलॉजी एक्चुअल में 2 टर्म से बना हुआ है। 2 टर्म है इसमें। एक तो है इकोस, ये ग्रीक वर्ड है, प्लस लॉगस। इकोस मीन्स होता है हाउस और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। मीन्स इकोलॉजी जो है, जिसको हम समझे तो ये एक तरह से हाउस की तरह है। और हाउस में बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। तो इसको हम लोगों को स्टडी करना है कि इकोलॉजी क्या है, इसमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग, क्या होता है। जैसा कि हमने इस टर्म का आपको मतलब बताया, इसके बाद हम कंटिन्यू एक एक चीज़ समझेंगे कि ये क्या होता है। तो इकोलॉजी टर्म जो पहली बार दिया था, इकोलॉजी टर्म गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने ही इकोलॉजी टर्म दिया था। और 1-2 पॉइंट और हम लोग जानेंगे इससे रिलेटेड, तब फिर बाकी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अर्नेस्ट हेकल, इन्होंने क्या किया था कि इकोलॉजी टर्म दिया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के फादर कौन है? तो ये है रेटर को बोला जाता है। रेटर फादर ऑफ इकोलॉजी बोला जाता है। और एक साइंटिस्ट का नाम आता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ
इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ये बोला जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, आर.डी. मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग इकोलॉजी से रिलेटेड जिसको हमको जानना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, किसका स्टडी करते हैं। तो समझते हैं जो इकोलॉजी है, देखिए ये स्टडी है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग्स के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसी की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। क्या हम बोल रहे हैं कि रिलेशन या इंटरेक्शन, इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। हमने क्या बोला कि इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन, ये दोनों का स्टडी इसमें किया जाता है। इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत दोनों का स्टडी किया जाता है। इंटरेक्शन का स्टडी किया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, इस इंटरेक्शन का मतलब हम समझ लेते हैं। इंटरेक्शन, आइए यहाँ पे लिख देते हैं इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है रिलेशनशिप, क्या रिलेशन है या क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है सराउंडिंग का या इन्वायरमेंट का किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या स्पीसीज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को बोलते हैं हम इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब होता है इफेक्ट्स ऑफ सराउंडिंग का ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के रिलेशन को बोलते हैं हम इंटरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख दें, ऑर्गेनिज्म और ये हो गया इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट्स, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है और इन्वायरमेंट ऑर्गेनिज्म से भी अफेक्टेड होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन को, रिलेशन को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। बात समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है। इकोलॉजी क्या है, इट इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, इनके बीच जो इंटरेक्शन है उसी की स्टडी को कहा जाता है इकोलॉजी। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे स्टडी किया जाता है और क्या स्टडी किया जाता है।
चलिए, जैसा कि बात हो रहा था कि दोनों के बीच के इंटरेक्शन का स्टडी किया जाता है। आइए हम लोग समझते हैं कि टाइप ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी कितने टाइप का है। यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म के बेस पे जो इकोलॉजी को डिवाइड किया गया है वो दो प्रकार का बताया गया है। टू टाइप का इकोलॉजी होता है। एक है आपका ऑट इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी। पहला है आपका आर्ट इकोलॉजी और दूसरा जो आपको पढ़ना है वो है सीन इकोलॉजी। आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, ये दो चीज़ हमको समझना है। आर्ट इकोलॉजी क्या होता है और सीन इकोलॉजी क्या होता है। देखिए, जो आर्ट इकोलॉजी होता है, इस आर्ट इकोलॉजी में किसी एक स्पीसीज और उसके ऊपर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है हम उसकी स्टडी करते हैं। क्या बोला हमने? किसी एक किसी एक स्पीसीज और उसके ऊपर इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है, जहाँ पे वो रहता है उस प्लेस का जो इन्वायरमेंट है उसका उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम इसका स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं आर्ट इकोलॉजी। तो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ए स्पीसीज, उसी को बोला जाता है आर्ट इकोलॉजी। किसी एक स्पीसीज या ऑर्गेनिज्म के ऊपर वहाँ के इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट पड़ता है, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तो हम उसको आर्ट इकोलॉजी कहते हैं। और सीन इकोलॉजी किसे कहेंगे? जब हम कम्युनिटी को लेकर के किसी कम्युनिटी के ऊपर, अब कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ स्पीसीज या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, उसके ऊपर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे सीन इकोलॉजी। ठीक है। इफेक्ट ऑफ या टू स्टडी इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन कम्युनिटी के ऊपर, कम्युनिटी या कई सारे पॉपुलेशन के ऊपर जो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तब हम उसको कहेंगे सीन इकोलॉजी। देखिए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कहा कि किसी एक स्पीसीज को हम लेंगे। ठीक है, किसी एक स्पीसीज को हम लेंगे। जैसे ये मान लीजिए कोई एरिया हो गया, यहाँ पर कोई स्पीसीज है और इसके ऊपर, इस स्पीसीज के ऊपर यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ का वाटर, एयर, सॉइल, इस सब का इस स्पीसीज के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है या इससे जो इंटरेक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे, इसकी स्टडी को हम लोग बोलेंगे आर्ट इकोलॉजी। लेकिन अब जैसे ही हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये तो मान लो आर्ट इकोलॉजी का हो जाएगा, आर्ट इकोलॉजी। और जैसे मैंने दूसरा एरिया ले लिया, ठीक है, और उसी में कोई ए स्पीसीज है, बी स्पीसीज है, ठीक है, सी स्पीसीज है, व्हाटएवर, ये बहुत सारे स्पीसीज है और इनके ऊपर जो इस सराउंडिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, जब हम उसका स्टडी करेंगे तब हम इसको कहेंगे सीन इकोलॉजी। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट इकोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म या किसी एक स्पीसीज के ऊपर उसके इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं तब हम उसको कहेंगे आर्ट इकोलॉजी। लेकिन सीन इकोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्पीसीज,
या ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या किसी कम्युनिटी के ऊपर कोई एरिया ले लें, उस एरिया में जो भी कम्युनिटी है, मान लीजिए ए आपका एनिमल है, ए कोई एनिमल है, किसी टाइप का ये एनिमल है, और बी को हम मान लेते हैं ये कोई प्लांट ही है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब सी कोई आपका दूसरा एनिमल है। अब इनके ऊपर जो इस इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, जब हम उसका स्टडी कर रहे हैं तब हम इसको कह रहे हैं सीन इकोलॉजी। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गया, आर्ट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है इकोलॉजी को। चलिए इसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे, इकोलॉजिकल हिरार्की। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, इकोलॉजिकल हिरार्की का। इकोलॉजिकल हिरार्की, जैसा कि आप लोग अभी क्लासिफिकेशन जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था हिरार्की के विषय में बात हुआ था। मीन्स आपने किंगडम से शुरू किया था और फाइनली जो है स्पीसीज तक पहुँचे थे। इसी तरह से हिरार्की का मतलब एक पैटर्न होता है, ठीक है, चाहे घटते क्रम में आप जाइए चाहे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, इकोलॉजिकल हिरार्की। इकोलॉजिकल हिरार्की, इकोलॉजिकल हिरार्की क्या होता है। इकोलॉजिकल हिरार्की देखिए, इकोलॉजिकल हिरार्की में हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ऑर्गेनिज्म से। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म और उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज या पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन या स्पीसीज, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी को हम बोलेंगे पॉपुलेशन या स्पीसीज। और कई सारे पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन के ग्रुप को हम बोलेंगे कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन। डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन के ग्रुप को हम बोलते हैं कम्युनिटी। और कम्युनिटी जब लार्ज साइज का हो जाता है, लार्ज साइज के कम्युनिटी को हम बोलते हैं बायोम। बायोम क्या है, लार्ज साइज का कम्युनिटी। यदि कम्युनिटी कोई बहुत बड़ा है या कई कम्युनिटी को हम मिला दें तब उसको हम बोलेंगे बायोम। और बायोम की साइज जब बड़ा हो जाएगा तब हम उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बात समझ में आया? फिर से देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म और उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन या स्पीसीज। अब कई सारे पॉपुलेशन को हम जब एक साथ मिला देंगे तब उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। और कम्युनिटी की साइज जब बड़ा हो जाएगा, लार्ज साइज की कम्युनिटी होगी, तब हम उसको बोलेंगे बायोम। और बायोम क्या होता है, कई बायोम को यदि हम मिला दें, कई बायोम को एक साथ मिला दें तो हम उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी सबसे बड़ा जो है वो क्या है आपका, बायोस्फीयर, यानी होल अर्थ, ये पूरे अर्थ की ही बात करता है। बायोस्फीयर किसकी बात करेगा, पूरे अर्थ की बात करेगा। और बायोम में जैसे आपने सुना होगा कई सारे बायोम्स होते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में मेंशन है 4 टाइप का, 4 बायोम तो एनसीईआरटी में ही मेंशन है, ठीक है। जैसे मैं कुछ नाम बता दूं आपको, जैसे टुंड्रा हुआ, टैगा हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, बायोम है। एल्पाइन है,
ये सब बायोम है। लार्ज कम्युनिटी को ही हम क्या बोलेंगे, बायोम कहेंगे। ठीक है, तो ये है इकोलॉजिकल हिरार्की। हम लोग इसी पैटर्न में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे, क्या होता है ऑर्गेनिज्म, क्या होता है पॉपुलेशन, क्या होता है कम्युनिटी, बायोस्फीयर क्या है, बायोम क्या है। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग पहले बात करते हैं ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग क्या है, हम एक ऑर्गेनिज्म है, और भी ऐसे कोई एक बर्ड्स क्या है, ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये कोई सिंगल लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है। यानी यदि हम हिरार्की में इसके पहले जाएं तो कोई ऑर्गेनिज्म किसका बना होता है, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आएगा। यदि हम इसकी हिरार्की की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में कहाँ से शुरू होगा आपका, मान लीजिए एटम है। ठीक है, और बहुत सारे एटम जुड़ करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल से क्या बनता है, सेल बनता है, और सेल से क्या बनता है, सेल से आपका टिश्यू बन जाएगा। सेल का ग्रुप मिल करके टिश्यू बनाएगा। टिश्यू क्या बनाएगा, फिर टिश्यू मिल करके बनाएगा आपका ऑर्गन बनाएगा, और आर्गन मिल करके, बहुत सारे आर्गन को एक साथ मिला करके आर्गन सिस्टम कहेंगे हम, आर्गन सिस्टम कहेंगे। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं। इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो जो ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका कुछ कैरेक्टर होता है। जैसे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो यूनिसेल्यूलर हो सकता है या तो मल्टी सेल्यूलर हो सकता है। स्मॉल साइज का भी हो सकता है और लार्ज साइज का भी हो सकता है। ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेल्यूलर, जैसे अमीबा भी एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर, या स्मॉल साइज जैसे रैट, स्मॉल साइज जैसे रैट, और क्या लार्ज साइज जैसे जिराफ या व्हेल। ये सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है। सिंपली आपको एक एक चीज़ समझना है भाई, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक सिंपल पैटर्न में आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझते जाइए और सेशन का एंजॉय करिए। इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आप बने रहिए हमारे साथ और ये सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएगा। चलिए, तो ऑर्गेनिज्म में पहला उसका कैरेक्टर हमने क्या बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, यूनिसेल्यूलर हो सकता है, मल्टीसेल्यूलर हो सकता है, स्मॉल साइज हो सकता है और लार्ज साइज हो सकता है। दूसरा इसका क्या कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसका लाइफ स्पैन फिक्स होता है। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो फिक्स होता है, यानी फिक्स्ड लाइफ स्पैन, यानी जीवन चक्र जिसे बोलते हैं, जीवन चक्र वो फिक्स होता है। इसमें दो चीज़ें तो एकदम क्लियर होती है, बर्थ एंड डेथ। मतलब क्या हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म यदि बर्थ किया, जन्म लिया, तो उसका मृत्यु निश्चित है, उसको डेथ होना ही होना है। ऐसा नहीं होता है कि कभी नेचर ने मिस्टेक से किसी को बर्थ करा दिया तो भूल जाए कि उसका डेथ ही ना हो। डेथ तो होता है, तो बर्थ भी होता है और डेथ भी होता है।
ठीक है। और ये एक सिस्टमेटिक, इनमें जो लाइफ साइकिल इसका चलता है वो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक लाइफ साइकिल। सिस्टमेटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे कोई बर्थ किया, मतलब वो जुवेनाइल स्टेज में है, उसके बाद फिर यंग होगा, फिर ओल्ड होगा और तब डेथ करेगा, ठीक है। यानी बर्थ किया, ठीक है, फिर यंग, फिर ओल्ड, फिर डेथ, मतलब एक ये पैटर्न में चलता है, एक पैटर्न में चलता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले बर्थ किया और फिर ओल्ड हो गया, फिर उसके बाद यंग हुआ और फिर डेथ हुआ, ऐसा नहीं। एक जो जनरली सिस्टमेटिक जो पैटर्न है वो यही होता है कि वो सिस्टमेटिक ढंग से चलता है। बर्थ, ठीक है, जुवेनाइल स्टेज, फिर उसके बाद यंग, फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा और फिर उसके बाद डेथ होगा। ये चीज़ें होती है जनरली। तो ये आपका ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आ गई ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कि यूनिसेल्यूलर हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर हो सकता है, स्मॉल साइज हो सकता है, लार्ज साइज हो सकता है, या दूसरी बात उसमें क्या बताया गया कि उसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, फिक्स होती है। बर्थ होता है तो डेथ होगा, ये निश्चित है। और क्या होता है उसमें जो उसका लाइफ साइकिल होता है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। चलिए यदि हम इकोलॉजिकल हिरार्की के बेस पे बात करें, इकोलॉजिकल हिरार्की के बेस पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म क्या है? जो ऑर्गेनिज्म होता है हम कह सकते हैं इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की। देखो सबसे पहले आया है ना ऑर्गेनिज्म, और यहाँ से शुरू हुआ था इकोलॉजिकल हिरार्की और बायोस्फीयर पे कंप्लीट हुआ था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या है, इट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हिरार्की। ये इकोलॉजिकल हिरार्की का स्मॉलर यूनिट है, ठीक है, या बेसिक यूनिट भी हम कह सकते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑब्लिक क्या लिख सकते हैं, बेसिक यूनिट। ये स्मॉलर यूनिट या बेसिक यूनिट है किसका, इकोलॉजिकल हिरार्की का। मैंने दिखाया था कि ऑर्गेनिज्म से ही शुरू होकर के लास्ट में जो है बायोस्फीयर तक कंप्लीट होता है। तो ये हो गया ऑर्गेनिज्म और उसके कुछ कैरेक्टर जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझते हैं इसमें। जैसे ही हम ऑर्गेनिज्म हिरार्की में आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जो साइज की बात होगी, जो इकोलॉजी की साइज की बात होगी, हम साइज की बात करेंगे तो ये साइज ऑलवेज इंक्रीज करेगा। साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज ऑलवेज इंक्रीज होगा। और दूसरी बात यदि हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होगा। साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ये दोनों ही इंक्रीज होगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर हम लोग इस इकोलॉजिकल हिरार्की में हम लोग फिर आगे समझेंगे स्पीसीज के विषय में समझते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म था, ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या कहते थे, स्पीसीज कहते थे। तो हम लोग कुछ स्पीसीज के विषय में समझेंगे कि स्पीसीज क्या होता है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको सिस्टमेटिक समझना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं स्पीसीज का। कौन कौन से स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है,
ये सारी चीज़ें हम लोग अब समझेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। आइए समझते हैं स्पीसीज। स्पीसीज को हम कैसे बता सकते हैं कि स्पीसीज क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? इट इज ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म which have similar, क्या होना चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर सिमिलर, शेप भी लगभग सिमिलर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उनका बिहेवियर भी लगभग मिलना जुलना चाहिए। और कॉमन या सेम टाइप के पेरेंट से ओरिजिन होनी चाहिए। बिहेवियर एंड सेम टाइप ऑफ पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स भी एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और भी हम बात कर सकते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? कॉमन जीन पूल, जो जीन पूल है वो भी कॉमन होना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है? जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्पीसीज होने के लिए ज़रूरी होता है, वो है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल इंटरब्रीडिंग होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हैव नेचुरल टाइप ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये कुछ चीज़ें होनी चाहिए, तब हम उसको एक स्पीसीज का मानेंगे, सेम स्पीसीज का मानेंगे। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म उस स्पीसीज का कैसे हो सकता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे एक स्पीसीज में, उनका क्या होना चाहिए कि उनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर, शेप और बिहेवियर, ये सारी चीज़ें मिलनी जुलनी चाहिए, ठीक है। और उनके पेरेंट भी सेम टाइप का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका पेरेंट्स कोई एक नॉन कॉर्डेट है और कोई दूसरा उसका पेरेंट्स कॉर्डेट है, तो उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो सेम स्पीसीज के नहीं हो सकते। बात समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि ये इनके पेरेंट भी लगभग सेम ही होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। सेम का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक ही पेरेंट से वो सारे ऑर्गेनिज्म ओरिजिन हो। और क्या होना चाहिए? कॉमन जीन पूल, जो जीन का अरेंजमेंट होता है लगभग एक स्पीसीज में वो सेम ही होता है। और क्या होना चाहिए? नेचुरल टाइप ऑफ इंटरब्रीडिंग, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यदि ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग कर ले रहा है तो वो क्या होगा? सेम स्पीसीज का होगा, और वो भी नेचुरल तरीके से। कोई आर्टिफिशियल टेक्निक नहीं अपनाना है, नेचुरल तरीके से। यदि उसमें इंटरब्रीडिंग हो रही है तो हम कहेंगे कि वो
स्पीसीज का ही कैंडिडेट है या सेम टाइप का स्पीसीज है। इतनी बात हमको समझ में आ गया स्पीसीज से रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्पीसीज होता है वो कितने टाइप का होता है। स्पीसीज कितने टाइप का होता है, चलिए जैसे किसी एक स्पीसीज का हम नाम ले लें, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है, और कोई दूसरा हम नाम ले लें, जैसे मान लीजिए स्पाइडर भी एक स्पीसीज का नाम है, मंकी एक स्पीसीज है। प्लांट में हम किसी स्पीसीज का नाम ले लें, जैसे हम नाम ले रहे हैं ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, ये एक स्पीसीज है। तो बहुत सारे स्पीसीज हैं और स्पीसीज के ग्रुप को ही फिर हम क्या नाम देते हैं, कम्युनिटी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ स्पीसीज, कितने टाइप का स्पीसीज होता है। आइए समझते हैं हम लोग स्पीसीज के टाइप को कि ये कितने टाइप के स्पीसीज होते हैं। हम बात करेंगे टाइप ऑफ स्पीसीज। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के स्पीसीज को पढ़ेंगे, 3 टाइप के स्पीसीज को। पहला है लोकल स्पीसीज, या हम बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज, और दूसरा है पहला है लोकल स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे कीस्टोन स्पीसीज, और थर्ड है आपका कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज, और तीसरा है कनेक्टिंग या लिंक टाइप का स्पीसीज। पहला समझते हैं हम लोग, तीनों को समझते हैं किस बेस पे बांटा गया है और तीनों का मतलब क्या होता है। जो एंडेमिक स्पीसीज होता है, एंडेमिक स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या है कि किसी एक विशेष एरिया में ही मिलेंगे, किसी एक लोकल एरिया में ही मिलेंगे। इनको हम बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। ये स्पीसीज अपने उस एरिया को छोड़ करके दूसरे एरिया में नहीं जाते हैं इन द सेंस कि वहाँ पे प्रीडेटर या प्रीडेटर से हार्म होने का इनको ज़्यादा खतरा रहता है, ठीक है। इसलिए ये स्पीसीज किसी लोकल एरिया में ही रह जाते हैं और वहाँ से बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज या लोकल स्पीसीज। लोकल स्पीसीज भी बोलते हैं, एंडेमिक या लोकल। तो हमने क्या बताया इसमें, दीज स्पीसीज हैव restricted in some special area। कुछ स्पेशल एरिया में ही ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वहाँ से ये माइग्रेशन नहीं कर पाते हैं या दूसरे जगह पर ये नहीं जा पाते हैं। ऐसे स्पीसीज को हम बोलते हैं लोकल स्पीसीज या एंडेमिक स्पीसीज। जैसे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं स्पीसीज जो कि अपने ही या किसी विशेष एरिया में ही मिलते हैं। पूरे आपके बायोम्स में या बायोस्फीयर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं,
किसी एक स्पेशल टाइप के एरिया में ही पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीसीज। फॉर एग्जांपल की हम बात कर लें तो जैसे क्या है, कंगारू। कंगारू ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही। ये आपका केवल और केवल ऑस्ट्रेलिया में ही मिलता है, ठीक है। उसको छोड़ कर के अन्य प्लेस पर ये नहीं मिलता है। और क्या, जैसे आपका मेटासिकोया है, मेटासिकोया, मेटासिकोया ये आपका मिलेगा वैली ऑफ चाइना, वैली ऑफ चाइना, केवल उधर ही रिस्ट्रिक्टेड है और बाकी जगहों पे नहीं है। और भी बहुत सारे हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, जितना आप समझेंगे, जितना डीप में जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो कंगारू हो गया, मेटासिकोया हो गया, और भी चीज़ें हो सकता है जो कि लोकल है। यदि हम कॉन्टिनेंटल बेस पे बात करें तो आपका ये लायन और एलिफेंट ये केवल एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट में ही मिलता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल बेस पे यदि हम एंडेमिक स्पीसीज की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, लायन एंड एलिफेंट। ये आपके कहाँ मिलेगा, केवल एशिया एंड अफ्रीका, इस दो ही कंटिनेंट में मिलता है, बाकी कंटिनेंट में ये नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से आपका हो गया ये एंडेमिक स्पीसीज। दूसरा है जो सेकेंड थिंग आपको जो समझना है वो है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज ये कौन स्पीसीज है? ये वो स्पीसीज हैं जिनका कि कम्युनिटी के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, या कम्युनिटी के साइज को मेंटेन करने में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होता है। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस इसी कीस्टोन स्पीसीज का ही होता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी। इट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी, कम्युनिटी के ऊपर इनका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है कि इनका जो नंबर होता है, नंबर या बायोमास कम होता है, ठीक है, एज कंपेयर अदर स्पीसीज। इट हैव लो क्या या लेस नंबर, इट हैव लेस नंबर एंड बायोमास भी कमी हो सकता है इनका, लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है उस कम्युनिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी का होता है, कीस्टोन स्पीसीज का, ठीक है। ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी एंड हैव लेस नंबर एंड बायोमास भी इनका लेस हो सकता है। कीस्टोन स्पीसीज में जैसे हम एग्जांपल की बात कर लें, तो कोई इकोसिस्टम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, और उस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो लायन है, लायन आप बताओ, जो लायन होता है किसी फॉरेस्ट में, क्या इसका नंबर ज़्यादा होता है? नहीं, इसका नंबर कम होता है। और लायन इन फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसमें लायन का रोल सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा होता है। यदि लायंस किसी फॉरेस्ट में से समाप्त हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा, बाकी जो दूसरे एनिमल होंगे जो हर्बीवोर होंगे, उनका नंबर काफ़ी बढ़ जाएगा। और जब हर्बीवोर का नंबर बढ़ जाएगा तो वो फीड करते हैं ग्रासेस पे, तो ओवर ग्रेजिंग की समस्या आएगी। यहाँ पे
प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग का। और जब वो ओवर ग्रेजिंग करे जाएंगे, ग्रास समाप्त हो जाएगा, तो उस ग्रास पे जो डिपेंड दूसरे एनिमल हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो हमारी बात शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि लायन का रोल कीस्टोन स्पीसीज की तरह है किसी भी इकोसिस्टम में। और भी है, जैसे आपका हो गया ये फिग, हम फिग प्लांट का नाम ले रहे हैं। फिग प्लांट किसी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में फिग का प्लांट है, तो ये भी कीस्टोन स्पीसीज की तरह काम करता है, क्योंकि प्लांट इसका नंबर एक ही है, सिंगल होता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स भी होते हैं और दूसरे अदर इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं जो इसके फ्लावर और फ्रूट्स को खाते हैं। इसके फ्लावर और फ्रूट्स पे ये फीडिंग करते हैं। यदि फिग वहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाए तो उस पर डिपेंड और एनिमल भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया? और भी है, रैट या कंगारू रैट, क्या लिख दें हम, कंगारू रैट। डेजर्ट में कंगारू रैट का भी वही रोल है। तो ये सारे स्पीसीज जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ये कीस्टोन स्पीसीज में आते हैं, जिनका कि रोल उस इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा होता है। बात समझ में आया? और इनका बायोमास या नंबर की बात करें तो ये कम होता है एज कंपेयर अदर स्पीसीज। दूसरे स्पीसीज के कंपेयर में इनका बायोमास या नंबर कम होता है, बट इनका जो रोल होता है वो सबसे ग्रेट रोल होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड, जो तीसरा हमको समझना था, ये क्या है, कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज। ये कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे के बगैर एक का जो है काम नहीं चल पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में एक तरह का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। म्यूचुअल मीन्स बेनिफिशियल रिलेशनशिप, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। ऐसे स्पीसीज को बोला जाता है कनेक्टिंग या लिंक्ड स्पीसीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं कि बोथ स्पीसीज